नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु अंकुश प्रधान आपके लिए लेकर आई हूं वो तमाम जानकारियां जो आपको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की नई नई तकनीकों से अवगत कराते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दाल मिलर्स की नई पहल के बारे में। जानेंगे असम और बंगाल में चाय के उत्पादन को, समझेंगे आईस्पर्श स्मार्ट योजना क्या है और साथ ही बताएंगे मोबाइल जलदूत मशीन के बारे में। खरीफ फसलों के अहम उत्पादक राज्य कर्नाटक ने आने वाले खरीफ सीजन 2016-17 के लिए खरीफ फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बेहतर मॉनसून के अनुमान की वजह से कर्नाटक कृषि विभाग ने अधिकतर खरीफ फसलों के लिए उत्पादन के लक्ष्य में भी इजाफा किया है। कर्नाटक कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में तुअर का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 88% ज्यादा यानी कि 5.53 लाख टन तुअर उत्पादन होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही मक्का का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 36% अधिक 41.09 लाख टन होने का लक्ष्य रखा गया है और कपास का उत्पादन भी 25% ज्यादा होने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी इस खरीफ सीजन राज्य में 15.28 लाख गांठ कपास का उत्पादन लक्ष्य तय किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भारी बारिश तो कहीं कम बारिश का असर चाय उत्पादन पर देखा जा रहा है, जिसके चलते असम और बंगाल में चाय का कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चाय उत्पादक राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में इस साल चाय उत्पादन काफी धीमा चल रहा है। हालांकि साल 2015 में चाय उत्पादन में सुधार देखा गया। इसके चलते बागान मालिक इससे पिछले साल में फसल के नुकसान की भरपाई करने में सफल रहे थे। देश के कुल चाय उत्पादन में 51% योगदान देने वाले असम में मार्च में अच्छा चाय उत्पादन हुआ, लेकिन उसके बाद अत्यधिक बारिश होने के कारण असम की ऊपरी और निचली घाटी में चाय का उत्पादन 30% घटा है, जबकि उत्तरी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में कम बारिश होने के कारण चाय का उत्पादन करीब 40% घटा है। देश के सोयाबीन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ ने अगले सीजन में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही फसल के लिए मौसम अनुकूल रहने का अनुमान भी लगाया गया है, जिस वजह से प्रति हेक्टेयर ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में इस साल सोयाबीन का उत्पादन 51% बढ़ने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में इस साल 1.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है और 1.5 लाख हेक्टेयर में से 2.03 लाख हेक्टेयर सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है। पिछले साल राज्य में 1.40 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हुई थी, जिसमें से 1.35 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। इस साल फसल के लिए मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है, जिस वजह से प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए राजस्थान के दाल कारोबारी नया तरीका अपनाने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान के दाल मिलर्स जल्द ही सस्ती दाल बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से दाल इकाइयों के खिलाफ सख्ती नहीं करने की अपील भी की है। देश में दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राजस्थान के दाल मिलर्स ने राज्य सरकार से अपील की है कि वो दाल इकाइयों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे राज्य में दलहन का कारोबार प्रभावित हो। राज्य में सस्ते भाव पर दालों को मुहैया कराने के लिए मिलों ने खुद काउंटर खोलकर सस्ती दाल बेचने की योजना बनाई है। राजस्थान दाल मिलर्स एसोसिएशन ने चना दाल के लिए 70 रुपए प्रति किलो, मटर 40 रुपए प्रति किलो, दली हुई मूंग 82 रुपए प्रति किलो और तुअर दाल 135 रुपए प्रति किलो का भाव तय किया है। अमेरिका को निर्यात हुए भारतीय जीरे के एक खेप में कीट पाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड मसाला निर्यात को लेकर सख्त हो गया है, जिसके चलते मसाला बोर्ड ने जापान के लिए काली मिर्च और जीरा निर्यात के नियमों को सख्त कर दिया है। भारतीय मसाला बोर्ड के नए नियम के अनुसार जापान को निर्यात होने वाले लाल मिर्च और जीरे में कीटनाशकों का इस्तेमाल सीमित हो। निर्यात होने वाले जीरे और लाल मिर्च में इंडियन नाम के कीटनाशक की मात्रा प्रति किलोग्राम में 3 मिलीग्राम से कम हो। आइप्रोबेंजोफॉस की मात्रा 0.01 मिलीग्राम से कम हो, वहीं ट्रियाजोफोस की मात्रा प्रति किलो 0.01 मिलीग्राम से कम और प्रोफेनशोफॉस की मात्रा प्रति किलो 0.05 मिलीग्राम से कम हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक जापान को निर्यात होने वाले लाल मिर्च और जीरे में इन रसायनों की मात्रा की जांच
और क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जांच जरूरी है और स्पाइस बोर्ड इसके लिए प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी गोदामों में अनाज भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जिसके चलते अनाज सड़ जाते हैं। अनाज भंडारण की इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस बार राजस्थान में सरकारी गेहूं खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का भंडारण करने के लिए अभी से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास रबी विपणन वर्ष 2016-17 के गेहूं खरीद के भंडारण संसाधनों की समुचित व्यवस्था है। निगम के पास करीब 17.35 लाख टन भंडारण क्षमता है। इस साल राजस्थान में 18 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए निगम द्वारा पर्याप्त जूट की बोरी और भंडारण की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जा रही है। आप कहीं भी रहते हो, ठाकुर बाके बिहारी के लिए प्रसाद भेज सकते हैं। आपका प्रसाद प्रभु पर चढ़ने के बाद आपके घर भी वापस पहुंचेगा। ये सब व्यवस्था डाक विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही आप यमुना का जल भी मंगा सकेंगे। जल्द ही किसी भी शहर के रहने वाले बाके बिहारी मंदिर सहित वृंदावन के किसी भी मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भेज सकेंगे। इस व्यवस्था में श्रद्धालु यमुना जल भी मंगा सकेंगे। किसी भी देश या भारत के किसी भी शहर में बैठे लोग बाके बिहारी मंदिर या अन्य किसी मंदिर के लिए प्रसाद भेजना चाहते हैं या पूजन के लिए यमुना जल मंगाना चाहते हैं तो वे डाक विभाग की योजना का लाभ ले सकते हैं। वे प्रसाद पैक कर डाक विभाग को दें। विभाग यहां मंदिर में उस प्रसाद को चढ़ाकर वापस उपभोक्ता के घर पहुंचाएगा। अगले वर्ष तक ये सुविधा शुरू की जाएगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। खेती बाड़ी से किसानों और ग्रामीणों की इनकम बढ़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में आई स्पर्ट स्मार्ट योजना लागू करने वाली है। इस योजना से खेती और हस्तशिल्प से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सभी साधनों के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। पानी की कमी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है, जिसके कारण जिले में जानवरों के चारे से लेकर उनके पीने तक के पानी की समस्या देखने को मिल रही है। सूखे की समस्या से परेशान बुंदेलखंड में पानी की कमी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी होने लगी है। चारे और पानी के अभाव में अब तक बुंदेलखंड के 7 जिलों में हजारों जानवरों की मौत हो चुकी है। बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में लगने वाले पशु बाजारों में हर रोज हजारों की तादाद में बिक्री के लिए मवेशी लाए जा रहे हैं, पर उनके खरीदार तक मिलने में मुश्किल हो रही है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में झांसी और जालौन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर किसान अपने मवेशी खुला छोड़ चुके हैं। किसानों का कहना है कि चारे और पानी के अभाव में उनके लिए मवेशियों की देखभाल कर पाना संभव नहीं है। खेती बाड़ी से किसानों और ग्रामीणों की इनकम बढ़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में आई स्पर्ट स्मार्ट योजना लागू करने वाली है। इस योजना से खेती और हस्तशिल्प से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सभी साधनों के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। ग्रामीणों की इनकम बढ़ाने के लिए आई स्पर्श स्मार्ट योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। सरकार ने सभी जिलों में 46 दिन सभी औपचारिकताएं पूरी कर गांव के स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत नई कृषि तकनीकों से खेती, किसानों का स्वयं सहायता समूह बनवाना, फसलों का उचित मूल्य दिलवाने के साथ ही हस्तशिल्प सहित खेती और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सभी साधनों के लिए किसानों की मदद करना है। इस योजना के लिए गांव का चयन जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के गांव में से किया जाएगा। ये चयन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने सभी राज्यों से उनके यहां मौजूद झीलों और अन्य जल स्रोतों की सूची मांगी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। देश में बढ़ते जल संकट के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने राज्यों से उनके यहां मौजूद झीलों और अन्य जल स्रोतों की पूरी सूची मुहैया कराने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ये कदम इस शिकायत के बाद उठाया है कि बड़े बड़े वेस्टलैंड और दलदली क्षेत्र सरकार की लापरवाही के चलते लुप्त हो गए हैं।
एनजीटी ने राज्यों में मौजूद समस्त वेस्टलैंड की सूची को 2 हफ्ते में मांगा है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो अन्य राज्यों की सूची भी एनजीटी के समक्ष पेश करें, जिन्होंने वेस्टलैंड के बारे में अपनी योजना का ब्यौरा सरकार को सौंप दिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही बने, इसके लिए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बन सकेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल चेक और स्कूल व्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजाना 11 बजे सारे सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाएगी। स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए स्टेट मैनेजर ऐप पर स्कूल की स्टेटस रिपोर्ट और स्कूल के रखरखाव के वीडियो अपलोड करेंगे। जल्द ही 3 महीने बाद ये मोबाइल ऐप जनता के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक भी अब ESIC की चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अब ऑटो चालकों को भी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था दे रहा है। राजधानी दिल्ली में ये सुविधा शुरू हो गई है। ये योजना अभी दिल्ली में ही लागू की गई है, लेकिन जल्द ही इस देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। 60 वर्ष से कम आयु वाले ऑटो रिक्शा चालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत इन्हें हर साल 1500 रुपए तक की दवाइयां फ्री में मिलेंगी। इस सुविधा का लाभ ऑटो चालक स्वयं, पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु 2 बच्चों को दी जाएगी। गया के पहाड़पुर इलाके में मोबाइल जलदूत लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना ने गया को एक मोबाइल जलदूत आवंटित किया है। मोबाइल जलदूत मालवाहक ऑटो पर सेट प्यूरिफायर मशीन है, जिसके जरिए किसी भी इलाके के दूषित ग्राउंड वाटर को शुद्ध किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पानी की आपूर्ति को लेकर अब फील्ड अधिकारियों को हर सप्ताह विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस दौरान पेयजल योजनाओं की स्थिति भी विभाग को देनी होगी। किस सर्कल में कितनी पेयजल योजनाएं हैं, कितनी योजनाएं सही हालत में हैं, कितनी योजनाएं सूखे से प्रभावित हुई हैं, कितनी बस्तियां पेयजल संकट से जूझ रही हैं और हर रोज पानी की कितनी आपूर्ति की जा रही है, इन सब की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। इस समय प्रदेश भर में 10,000 के करीब छोटी बड़ी पेयजल योजनाएं हैं, जिसको देखते हुए इस बार अप्रैल माह में ही पानी के लिए नए कनेक्शन पर विभाग ने रोक लगाई है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रियों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जहां पर यात्री रेल यात्रा के दौरान ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म से दिखने वाले मनमोहक दृश्यों की तस्वीर खींचकर रेलवे के ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं और चांस पा सकते हैं रेल मंत्री से मिलने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। 1 मई से EPFO एक कर्मचारी एक PF खाता योजना लॉन्च करने वाली है। इस योजना के जरिए कर्मचारियों को समय से पहले PF पैसे की निकासी नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा समय से पहले ही पैसे की निकासी नहीं करने के लिए EPFO ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करने के लिए EFFO 1 मई को एक कर्मचारी एक EPF खाते की योजना लॉन्च करने वाली है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पैसा न निकालने के लिए प्रेरित करना है। इसके जरिए कर्मचारी और कंपनी दोनों ही PF खाते की पूरी जानकारी किसी भी वक्त देख सकेंगे। रेल में यात्रा के दौरान अब रेल यात्रियों को ना तो खाने पीने के स्टॉल पर लाइन में खड़ा होना होगा और न ऑनलाइन ऑर्डर करने की जरूरत होगी। सिर्फ एक बटन दबाने से यात्रियों को मनपसंद भोजन मिल जाएगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर फूड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। रेल मंत्रियों को बेहतर खान पान उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन कैटरिंग सेवा के बाद अब वेंडिंग मशीन सेवा शुरू होने वाली है। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के जरिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर फूड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये व्यवस्था नई दिल्ली, वाराणसी के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। शुरुआत में इससे 5 से 6 तरह के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन प्रयोग सफल रहने पर मशीनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही व्यंजन के प्रकार भी बढ़ाए जाएंगे। इस तरह की मशीन लगने से यात्रियों को स्वच्छ भोजन तो मिलेगा ही, साथ ही ये खाद्य वस्तुएं 50 से ज्यादा महंगी भी नहीं होंगी।
अगर आप किराए का मकान ढूंढ रहे हैं तो अब आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। किराए के मकानों में रहने वाले दिल्ली वासियों के लिए किरायावाला.in वेबसाइट शुरू की गई है, जहां पर आप 2 दिन के अंदर ही अपना मनपसंद किराए का घर ढूंढ सकते हैं। किराए पर मकान और दुकान ढूंढने के लिए दर दर भटकने और प्रॉपर्टी डीलरों से जूझने की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली एनसीआर में किराएवाला.in पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के किसी भी इलाके में घर बैठे किराए पर मकान और व्यावसायिक जगह ली जा सकती है। मकान या दुकान खोजने वालों को सिर्फ इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जरूरतें बतानी होंगी और एक पन्ने का फॉर्म भरना होगा। दिल्ली में लगभग 52% लोग किराए पर रहते हैं। अधिकांश लोग कामकाजी है तथा उन्हें हर साल नए मकान किराए पर लेने पड़ते हैं। अब प्रचारक कंपनियों के बुरे दिन आने वाले हैं। सरकार ने ऐसी कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो अपने प्रचार में यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। साथ ही बिना हेलमेट के तेज रफ्तार ड्राइविंग व अन्य तरह के नियमों के उल्लंघन को अब यातायात नियम उल्लंघन माना जाएगा। इसी प्रावधान के तहत उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इन नए नियमों का ऐलान कर दिया है। हालांकि नए नियमों के तहत फिल्मों और कला साहित्य से जुड़े कामों को कुछ हद तक छूट दी गई है। नियम के मुताबिक अगर फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखाने आवश्यक हो तो उससे पहले उन्हें वैधानिक चेतावनी देनी होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रियों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जहां पर यात्री रेल यात्रा के दौरान ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म से दिखने वाले मनमोहक दृश्यों की तस्वीर खींचकर रेलवे के ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं और चांस पा सकते हैं रेल मंत्री से मिलने का। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेलवे की साफ सफाई, आम यात्रियों को रेलवे से जोड़ने, रेलवे की छवि सुधारने और रेल की सुविधाओं को हर ओर पहुंचाने के मकसद से रेल मंत्री ने रेल दृष्टि प्रतियोगिता शुरू की है, जहां पर रेल यात्री यात्रा के दौरान ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन से दिखने वाले मनमोहक दृश्य की तस्वीरें खींचकर रेल दृष्टि हैशटैग के साथ रेलवे के ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर तस्वीर अच्छी होगी तो न सिर्फ उसे भारतीय रेल की मासिक पत्रिका देशबंधु में प्रकाशित किया जाएगा, बल्कि वो रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी मिल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेहत के लिए हरी सब्जियां और फल सबसे ज्यादा गुणकारी माने जाते हैं और ऐसे ही आई एक रिसर्च के जरिए ये पता चला है कि अगर आप रोजाना केला खाते हैं तो अंधेपन का खतरा कम किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने केले पर अध्ययन किया है। शोध के अनुसार बच्चों और बड़ों के लिए केला फायदेमंद है। शोध में दावा किया गया है कि हर रोज एक केला खाने से अंधेपन के खतरे को कम किया जा सकता है। केला खाने से आंखें स्वस्थ रहेंगी और दृष्टि संबंधी रोगों से भी बचाव हो सकेगा। शोधकर्ताओं के अनुसार केले में कैरोटीनॉइड पाया जाता है। ये फलों और सब्जियों को लाल, नारंगी, पीला कर देता है, जो विटामिन ए में बदल जाता है। ये स्वस्थ आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। जिन खाद्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज से बचाव करते हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।